अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में बहुत कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सब अफेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारी सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट सभी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ है मरियम खान। She is a founder and a CEO of a platform which talks about climate change and which talks about environment protection, और ये खुद भी she advocates environment protection। इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनसे हमें क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनसे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज। मौसमी तब्दीली के बायस माहौल में मुरतब होने वाले मनफी असरात दुनिया भर में एक अहम चैलेंज हैं। हर साल बढ़ती हुई गर्मी, कुदरती मादनियात का ज़ियां, पानी की कमी माहौलियाती तब्दीली में इजाफे का बायस बनती है। टेक्नोलॉजी का इस मसले से निपटने में एक अहम किरदार है। अब ऐसी टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई गई हैं जिनके जरिए तवानाई की बचत मुमकिन है, जैसे कि सोलर पैनल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस वगैरह। इन टेक्नोलॉजीज के अलावा ऐसे स्मार्ट तरीके भी अपनाए जा सकते हैं जिनसे माहौल में तब्दीली से होने वाले मनफी असरात को कम किया जा सकता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए। पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाया जाए। इसी तरह टेक्नोलॉजी माहौल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। जी नाजरीन, आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी हम हर साल स्मोक से हमारा सामना होता है और फिर फ्लड से हमें लड़ना पड़ता है। लेकिन और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है, ये जानते हैं हम अपने गेस्ट से। मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सहर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो लेट्स डिस्कस, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में जो क्लाइमेट चेंज से हमारे सामने आई हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड या क्लाइमेट के बदलने की वजह से जो प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटली ग्लोबल लेवल पे भी और हमारे नेशनल पाकिस्तान लेवल पे भी हमें फेस करने को मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ी एग्जांपल तो आपके बैकड्रॉप में ही बहुत कंसिस्टेंटली चल रही है, वो है जो आपके पिछले साल इतने ज़्यादा फ्लड्स आए, फ्लड्स हो गए, ग्लेशियल मेल्टिंग हो गई, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी पाकिस्तान की ऐसी है कि एक साइड पे कराकोरम, एक साइड पे हिमालयाज है, तो वहाँ पे भी ग्लेशियल आउटबर्स्ट होते हैं लेक्स के अंदर जो कि फ्लड्स कॉज करते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह क्या कहते हैं, और जितने रीजंस हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, जो लोगों की वजह से हो रहे हैं, ओजोन लेयर की पेनिट्रेशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हैं, जो डिप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर की, वो इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ता जा रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप गाड़ियाँ कौन सी चला रहे हैं, ठीक है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा फ्यूल खाती है, ये सारे वेस्ट कितना ज़्यादा है, जो आपकी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं अर्बन एरियाज़ में भी और बाहर दूसरी साइड पे भी, वो कितना वेस्ट जनरेट कर रही हैं, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जा रहा है। ये सारे रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज पे। एक दौर था जब क्लाइमेट चेंज को आप ये ज़रूर कह सकते थे कि नेचुरल रीजंस की वजह से, बट अब ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस बढ़ते गए हैं बिकॉज इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गई हैं और कोई ख्याल नहीं है इस बात का कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स क्या हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज के ये इश्यूज हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो हुई हैं और जो अभी मंजर आम पर आ रही हैं जिनसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट फैसेट्स में आ सकती है क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान के नज़रिए से देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर
में टेक्नोलॉजी लेकर आना और उधर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इम्पोर्टेंट है। Yes. जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ रिसेंट टाइम्स में एग्रीकल्चर में आई है जो कि है प्रिसिजन फार्मिंग, जिसका मतलब है कि वो डिफरेंट किस्म के जीपीएस एंड सेंसरी यूज़ कर रहे हैं, यू कुड से टेक्नोलॉजी जो कि हेल्प आउट कर रही है बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह के क्रॉप्स यील्ड करने में जिसकी जितनी हार्वेस्ट की आपको ज़रूरत है। हाँ. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स पढ़ें तो हर साल 5% आपकी वीट प्रोडक्शन नीचे जा रही है और 15% आपकी राइस की प्रोडक्शन नीचे जा रही है। अब हमारे लिए हम एक बहुत फूड बेस्ड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हैं और कंट्री हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी कुछ ईयर्स में आई है पाकिस्तान में, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर एक इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट भी लेकर आई है सिंध के अंदर जो कि है कार्बन क्रेडिटिंग का, जो कि मैंग्रोव्स जो वहाँ पे ट्रीज होते हैं जो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए कार्बन क्रेडिटिंग को अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो इट इज़, एक बच्चा जब क्लास में जाता है तो अगर वो अच्छा काम करे तो उसको स्टार मिलता है या कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। हाँ. तो इसी तरह वो मुल्क जो ज्यादा कार्बन एमिशंस फैला रहे हैं जो कि हम नहीं हैं, जैसे कि यूएस तो रेड जोन में आते हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम तो रिसिपिएंट्स हैं, हम कंट्रीब्यूटर्स नहीं हैं क्लाइमेट चेंज के। एक तो ये बात समझने की जरूरत है। सेकेंडली वो मुल्क जो ज्यादा कार्बन एमिशंस दुनिया में फैला रहे हैं और क्लाइमेट चेंज को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया, वेस्ट हो गया, डिफरेंट कंट्रीज हो गई, बिगर कंट्रीज, वो क्या करती हैं कि उसको ऑफसेट करने के लिए वो मार्केट्स ढूंढती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे वो कोई ना कोई किसी किस्म का रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट शुरू कर दें। सोलर पावर का हो गया, विंड पावर का हो गया। अब सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बजट एलोकेट करके ये किया। अब आप सोचें अगर पाकिस्तान के हर प्रोविंस में एक हद तक का बजट एलोकेट हो जाए कार्बन मार्केट्स को, ये जो कार्बन मार्केट्स की टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। मतलब हम उससे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से कार्बन एमिशन कम भी होगा और हमारे लिए बहुत बेहतरी होगी, बिकॉज उन डेवलप्ड कंट्रीज के तो जीडीपी बहुत बड़े हैं, तो वो एलोकेट कर सकते हैं हमें बड़े प्रोजेक्ट्स पावर जनरेशन के लिए, बेशक विंड पावर हो गई या फिर सोलर पावर हो गई। और अब पाकिस्तान में सोलर पावर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल उसी पर आना चाहती थी कि आपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात की एंड हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी इसके ऊपर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से और उनकी वजह से हम किस तरह से अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बिजली का कंजप्शन हर एक की ज़रूरत है, उसके अलावा पेट्रोलियम हमारी एक बहुत बेसिक ज़रूरत है हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हम एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और इसके लिए हम कौन से ऐसे रीन्यूएबल सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। बात ये कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैनी फोल्ड है। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर इसको बेस नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपने मुझे बताया और जो पहले शो में आए उनका टेक स्टार्टअप है इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, अब अगर ऐसे ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स आ गए तो आप एनर्जी कंजर्व करना शुरू कर देंगे। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होनी चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स को लाने की। फिर सेकेंडली इंडिविजुअल लेवल पे रोजमर्रा की बेसिस पे जितने भी बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, क्या पेरेंट्स और टीचर्स उनको ये रेगुलेटेड बेसिस के ऊपर बताते हैं कि ब्रश करते हो या पानी बंद करते हैं? हाँ, इट्स दैट सिंपल। छोटी चीजें भी काउंट करती हैं जो डिस्कोर्स में ऐड करती हैं और इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। और यहाँ आप अपने वॉशरूम को अगर यूज नहीं कर रहे, रूम में नहीं बैठे हुए, आप अपने बटन्स ऑफ कर दें, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे मेजर्स एक बड़े चेंज को फ़रोग दे सकते हैं। और मैं इंडिविजुअल्स की बात करूँगी कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग इंडिविजुअली अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा मार्केट्स में अब तो एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है कि हमें अब पेपर बैग्स नज़र आते हैं या हम प्लास्टिक बैग्स को हम लोग अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं न्यू वे में। तो उसके बारे में बताइए कि दिस इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिस, लेकिन उसके बाद उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है मार्केट्स के अंदर जो हो रही है, मतलब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप खरीदने जाते हैं कपड़े, और ये थोड़ी जेंडर बेस्ड भी है क्योंकि औरतें ज़्यादा जाती हैं, हमें शौक होता है कपड़े लेने का, तो जब हम जाते हैं सेल्स पे तो वैसे ही सारे दीवाने हो रहे होते हैं। Although they are charging for this, but फिर भी this is creating a big change। हाँ, मतलब कि एक अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा मुझे एक रेन्यूएबल बैग ही पकड़ना है, मुझे प्लास्टिक बैग नहीं पकड़ना। जी।
उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि जो फैशन हाउसेस खुद हैं, जो वहाँ पे डिज़ाइनर्स हैं, वो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं सस्टेनेबल मटेरियल से चीज़ें बनाने की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि वो बड़ा आसान होता है और उसमें पैसे भी कम लगते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि जो आपका लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है उसमें से अक्सर जूट निकलता है। हाँ. अगर आप जूट को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करें Yes. और उसकी ईजी टू वेयर, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम समर्स रहता है, अभी देख लें सितंबर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी आप इजी टू वेयर कॉटन की शर्ट्स बनाते हैं, लॉन की, वो आराम से बन जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी और आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी सस्टेनेबल कर दिया। उसके ऊपर आप कस्टमाइजेशन पे ले जाएं, आप कस्टमर टू कस्टमर ऑर्डर लेना शुरू कर दें कि आपके जो आप कहेंगे हम वो बना देंगे, हम मीडियम स्मॉल लार्ज में इतने ज़्यादा नहीं बनाना चाहते। तो ये हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर इसमें अपना पार्ट प्ले कर सकता है। हम एज कंज्यूमर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल. हम जाते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ज़रूरत नहीं है हर सीज़न में कुछ खरीदने की, आप रिपीट करें, इसको हाँ. अपसाइक्लिंग कहते हैं। Yes. दुनिया में हर जगह अपसाइक्लिंग हो रही है। तो आप शादी पे कपड़े रिपीट कर सकते हैं, आप इवेंट्स पे कपड़े रिपीट कर सकते हैं। Yes. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा नए कपड़े खरीदें या नया कंज्यूम कुछ करें प्रोडक्ट। सो सारे इंडिविजुअल वेज हैं टू हेल्प कर्ब क्लाइमेट चेंज। मरियम, ये एक प्रॉपर एक पैराडाइम शिफ्ट होगा अगर हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगी ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसको हमें फेस करना पड़ेगा ये सब कुछ अडॉप्ट करने के लिए, या क्या हमें कोई कैंपेन्स की या कोई अवेयरनेस की ज़रूरत है ये चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए? मसला ये आता है कि ये अगर कुछ करना है तो इसको करें कैसे, इश्यूज़ क्या कन्फ्रंट होंगे। इश्यूज़ तो बेशुमार कन्फ्रंट होंगे। जैसे सबसे पहले मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट नहीं है। उससे मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब है कि आप देखें कि जितने डिफरेंट सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट, वो इकट्ठे जब तक बैठेंगे नहीं ना और इस पे कोलैबोरेट नहीं करेंगे कि ये हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया क्लाइमेट चेंज, जो कि बन गया, बिल्कुल हर मुल्क का बन गया, सिर्फ पाकिस्तान का अकेला नहीं बना। जब तक आप इस बात को एड्रेस करके इसके कंसेंसस पे नहीं आएंगे तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट नहीं होगी, ये इश्यूज फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे। आप एग्जांपल ले लें भूटान की, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट केस स्टडीज हुई हैं कि उसका फॉरेस्ट कवर एरिया 68.9% है, व्हिच इज क्वाइट बिग। पाकिस्तान का 2.1% है। अगर एक उतना छोटा मुल्क ये एफर्ट कर सकता है कॉन्शियसली अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में लेकर आने की, तो पाकिस्तान भी कर सकता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट से। फिर एक और जो हम इशू देखते हैं क्लाइमेट चेंज को करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, कि अवेयरनेस भी कम है। सो आपने बात की थी कैंपेन्स की, हम बहुत सारी डिफरेंट मूवमेंट्स पे कैंपेनिंग करते हैं, हम औरतों के हुकूक पे करते हैं। हम हर साल एक शजरकारी का दिन मनाते हैं जिस दिन हमें बस ये पता चलता है कि हमें प्लांटिंग करनी है। हाँ, लेकिन उसके अलावा वी डोंट केयर अबाउट दिस कि हमें कोई घर में कोई पौधा लगाना है या हमें किसी दरख्त को बगैर रीज़न के हमें उसको वहाँ से नहीं उतारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब कंसिस्टेंट कैंपेनिंग होगी। और जब लेट्स से कि करिकुलम्स ब्रिंग अप होंगे स्कूल में भी। अब इंटरेस्टिंगली एक आध यूनिवर्सिटी है लाहौर में या कहीं फैसलाबाद में जहाँ पे करिकुलम है क्लाइमेट चेंज पे। आप अच्छी से अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चल जाए, नहीं है कोई करिकुलम क्लाइमेट चेंज पे। वो पढ़ा ही नहीं रहे, आपको बता ही नहीं रहे कि एनर्जी कैसे कंजर्व करनी है, क्लाइमेट क्राइसिस है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे उससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी को वैसे कैसे ख़राब कर रहा है। तो अगर आपके पास हर चीज़ के ऊपर एक मॉड्यूल अवेलेबल है, करिकुलम अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स पे, लिटरेचर पे, जेंडर स्टडीज़ पे, तो क्लाइमेट चेंज पे भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इसका ख्याल करना चाहिए। जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर सेपरेट कोर्सेज मुतारिफ करवाते हैं, इसके ऊपर भी हमें ये बात करनी चाहिए। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। जी नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से, लेकिन पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। और हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से,
और हम लोग टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी ने किस कदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। आजकल हम देख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट, और ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है डिफॉरेस्टेशन का। बिल्कुल ठीक है, आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम लोग ग्रीन आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या पाकिस्तान में हमें ये देखने को मिल रहा है? इज़ इट वन ऑफ द एसेंशियल्स जिसको हमारे जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिसको हमारे अर्बन डेवलपर्स हैं, वो ख्याल रखते हैं? जो ग्रीन आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट आपने दुनिया में बताया है, उसका दूसरा इंटरचेंजेबल नेम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है। अब सस्टेनेबल आर्किटेक्चर या टेक्निकली सस्टेनेबल फाइनेंस पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है बट नॉन एग्जिस्टेंट है। और उसकी वजह से जो आपका सवाल है कि क्या हमें पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, फिलहाल तो नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे पास वो प्रोफेशनल्स और वो स्किल सेट ही नहीं है जो इसको नेविगेट कर सके। सो हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स को आके लीड करें और हमें बताएं कि हम इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनली कैसे मीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो यूरोपियन कमीशन ने अपना और यूएस के कमीशन ने अपना डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स निकाले हुए हैं जो कि बताते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपने आर्किटेक्चर को आगे लेके जाना है प्रोजेक्ट्स को, या आपने फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स को लेके जाना है और अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी है। ये एक बहुत लॉन्ग हॉल है। तो हमारे पास अभी वो स्किल सेट, वो R&D ही नहीं है। आप वो लेकर आएंगे, आप इंस्टेड ब्रेन ड्रेन की वजह से पाकिस्तान में एक रीज़न है कि हम लोग उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे जो सारे स्किलफुल माइंड्स होते हैं वो तो यहाँ से निकल जाते हैं, वो तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। फाइनेंस सस्टेनेबिलिटी को आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या है। और आपने एक और टर्म मेंशन किया था, क्रेडिट कार्बन, सो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद दैट? अगर मैं सस्टेनेबल फाइनेंस को बहुत ईजी लेमन टर्म्स में बताऊँ तो इट इज़ अ वे कि आप दुनिया में जितने प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हैं जो कि बिजनेस ओरिएंटेड हैं, जो पैसा कमा रही हैं, प्रॉफिट मेक कर रही हैं किसी ना किसी इंडस्ट्री में, वो कैसे अपने, पहले हम ये सोचते थे कि वो जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, उसका क्लाइमेट का इम्पैक्ट उनके प्रोडक्ट और सर्विस पे क्या आ रहा है। बट अब सस्टेनेबल फाइनेंस के थ्रू हम देखना चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट का क्रिएट करने का इम्पैक्ट क्लाइमेट पे क्या आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के हम एक ऐसी जगह लेके जाना चाहते हैं इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इदारों, पब्लिक और प्राइवेट होल्डिंग्स के मैटर्स को, जहाँ पे आगे जनरेशन्स के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रिजर्व हो सके, इन्वायरमेंटली भी और सोशली भी, कॉस्ट लोअर हो जाए। इसलिए फाइनेंस आ जाता है क्योंकि आप सोशल कॉस्ट और इन्वायरमेंटल कॉस्ट को लोअर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर कार्बन क्रेडिटिंग कैसे आ जाती है? ऐसे आ जाती है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके तो इतने वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर इंस्टेंस यूएस की जो ऑयल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है और वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज का। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो अपना बिजनेस बंद कर दें, दैट मीन्स कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लेकर आए, स्पेशली यूरोप एक ऐसा सिस्टम लेकर आया कि उन्होंने कहा कि हमें आप एक कैप एंड ट्रेड के मुताबिक थोड़ा सा परमिट्स दे कि हम इतना कार्बन एमिशन फैलाते हैं ना दुनिया में, अपना ऑयल का इंडस्ट्री का काम करते हुए, कोई और इंडस्ट्री का करते हुए, और उसके बदले में, उसके ट्रेड ऑफ में हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो गई या जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे जो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, रेन्यूएबल एनर्जी के हो गए या कोई और टेक स्टार्टअप्स हो गए जो सस्टेनेबल फाइनेंस पे फोकस करते हैं। तो ये आप कह लें एक अदला बदली का सिस्टम है कार्बन क्रेडिटिंग, जो कि कार्बन एमिशंस को लोअर भी करेगा दुनिया में क्योंकि एक कैप सेट हो जाएगी, और साथ में वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प भी करेगा। टेक्नोलॉजिकली जो अप्लायंसेस वर्क करती हैं, कुछ उसमें से ऐसी होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं, एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द रीजंस इन कंट्रीब्यूशन टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप इस हवाले से बात करें कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो अप्लायंसेस नई इन्वेंट की जा रही हैं, उसमें इसका ख्याल
कितना इम्पॉर्टेंट है रखना कि उसके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ना हो? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो ऐसी अप्लायंसेज हैं जो कंज्यूमर मार्केट को सेंटर करती हैं। तो वो कंज्यूमर वेरिएबल्स हैं ना, या डिलीवरेबल्स हैं, कि आपने जाके फ्रिज तो खरीदना है, माइक्रोवेव भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है। तो जब आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपकी डेली यूजेज का पार्ट है, कंज्यूमर मार्केट का पार्ट है, तो आपको उसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी या सिस्टम लाना ज़रूरी हो जाता है जो कि बेसिकली सस्टेनेबिलिटी इन्हांस करे और ग्रीन हाउस गैस एमिशन का रेट लोअर कर दे। रीन्यूएबल सोर्सेज का हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं, और अब एक वक्त की ज़रूरत बन गई है कि हम अपने जो अप्लाइंसेस हैं, हम अपनी जो घर की ज़रूरत है या अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, उसको शिफ्ट कर लें ऐसे सोर्सेज पे। सो आप इसके बारे में बताइए कि कौन सी ऐसी रीन्यूएबल सोर्सेज हैं और कौन सी और नई मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आई वुड से कि जितनी एनर्जी है वो हमारे पाकिस्तान में, तो मुझे बहुत खुशी भी होती है कहते हुए कि सोलर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई है इनटू द सिस्टम, इवन एट डोमेस्टिक लेवल हो गई है। तो आप देखते हैं कि घरों पे भी अब सोलर पैनल्स आना शुरू हो गए हैं। जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक तो जो बिल है वो भी लोअर हो जाएगा, और एट द सेम टाइम आप सोलर पावर जनरेटेड एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। दूसरा है विंड पावर। अब विंड पावर जनरेशन का एक सबसे बड़ा जो प्री रेक्विजिट है वो है कि आपका सी बेस्ड लैंड ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हमारे कंट्री में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है सीपेक का, उसके अंदर बहुत इजीली विंड पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हैं भी इंक्लूडेड। अगर आप उसको उसके ड्राफ्ट 1, 2, 3 को पढ़ेंगे, अगर उस पर और ज़रा थोड़ा ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए, वो एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है विंड पावर जनरेशन के लिए। और एक्चुअली में केस स्टडी जापान में हो रहा है, तो आप नेविगेट कर सकते हैं उन मुल्क में जहाँ पे हो गया हो रहा है, और आप उसको अपने मुल्क में लेकर आ सकते हैं। सो विंड पावर, सोलर पावर, दीज आर ऑल रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में हम ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, करने वाले हैं, जो क्लाइमेट चेंज को हम लोग उससे रोक सकें? मुझे लगता है कि फ्यूचर जब हम वे फॉरवर्ड किसी भी चीज़ का जनरेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक तो हो नहीं सकता, वो कलेक्टिव होता है। तो हमें परसिस्टेंटली कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। और इसका मेरा मतलब ये है कि हमें ज़रूरत ये है कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल लेवल पे ओवरऑल सिविल सोसाइटी को साथ आने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। तो आप कैंपेन्स अवेयरनेस रन करें, ग्रेट। आप अपने एजुकेशन सेक्टर में भी इसको लेकर आएँ, करिकुलम्स जैसे मैंने बोला। फिर आप पॉलिसी फ्रेम करें। पाकिस्तान के पास एक्चुअली में पॉलिसी है, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी पाकिस्तान के पास है। आप उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें, उसको तेज करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल और पॉलिसीज सारी मौजूद हैं। द ओनली थिंग जो लैक कर रही है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट इंटायर प्रोसेस और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पर आ जाएंगे और सिविल सोसाइटी के कलेक्टिव एक्शन पे आ जाएंगे, आपका क्लाइमेट चेंज का इशू ऑलमोस्ट ज़ीरो या नील हो जाएगा। थैंक यू सो मच मरियम फॉर कमिंग, और आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को किन तरीक़ों से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपने उसके बारे में भी बताया कि टेक्नोलॉजी का कितना रोल है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से हम लोग इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया में एक सबसे बड़ा इशू है और हमें सबको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। हमें इंडिविजुअली इसके बारे में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आई मस्ट से कि हमारी छोटी छोटी जो प्रैक्टिसेस हैं ये एक बड़ा चेंज क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आ सकते हैं। ऐसे हम लोग वेज अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में आसानी पैदा हो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।